ओके, सो इन जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोस काफ़ी हद तक प्रोस पे काम हुआ था इस एज में। बेकन ने, रॉबर्ट बर्टन बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बेकन का तो हम सबको पता है फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है इन्हें, और मिल्टन, सर थॉमस ब्राउन, इनफैक्ट फादर ऑफ ऐसे राइटिंग भी हम बेकन को कहते हैं। और बेकन के हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत से कमेंट्स दिए। इनके हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे पोप की ये बात सुन के मुझे लगता है पोप ने डिस्क्राइब किया बेकन को इन द बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, दैट इज द वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अगर आप इसकी बातें सुनेंगे ना, जब हम इनके ऐसे पढ़ते हैं, हमें लगता है जैसे बेकन से ज्यादा सियाना बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन इतना ही ये मीन बंदा भी था। मतलब वर्ल्ड, अ मैन फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम, ये उसको दुनियादारी के सारे कामों का पता था। और इसके अलावा द वे ही प्रिटेंड्स हिमसेल्फ, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, इट्स जस्ट सिंपली ग्रेट। और वाकई इस बंदे का दिमाग ऐसा था कि आपको जरा हैरानगी होती है, आप रुक के पढ़ने पे मजबूर होते हैं इस बंदे को। ये सर निकोलस बेकन का बेटा था, लॉर्ड कीपर ऑफ द सील थे, यानी काफी अच्छा बैकग्राउंड था ओवरऑल इनका। Is there something seriously wrong? जी फातिमा, अगर इनके नेम एलिजबेथन एज में भी हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। जैकोबियन, कैरोलाइन और ये सारी एजेस आपस में कर रही होती हैं मैच। जैसे शेक्सपियर है, उन्होंने जेम्स फर्स्ट के इरा में भी लिखा था, जैकोबियन इरा में भी लिखा था, सो इट्स कम्प्लीटली ओके। ओके, फ्रैंसिस बेकन सर निकोलस बेकन के यानी जो लॉर्ड कीपर ऑफ द सील थे उनके बेटे थे। तो ही वाज लाइक एक अच्छी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। ये बहुत छोटे थे तो क्वीन एलिजाबेथ इनसे मिली थी, तो इसके बाद उन्होंने टाइटल दिया था लिटिल लॉर्ड कीपर, क्योंकि ये लॉर्ड कीपर के बेटे थे। इसके अलावा कैम्ब्रिज से पढ़ा उन्होंने, और इसके बाद 1573 में कैम्ब्रिज में इनरोल हुए, तो 1575 में छोड़ भी दिया, ये कह के कि जितनी भी एजुकेशन है ये सारी की सारी यहाँ पे अरिस्टोटल बेस्ड एजुकेशन है। इनका अरिस्टोटल के साथ जरा इख्तलाफ था, उसके अरिस्टोटल की कुछ टीचिंग्स को ये डिनाई करते थे। इसके बाद ये 1574 में एज एन एम्बेसडर फ्रांस चले गए। फिर इसके बाद जब इनके फादर की डेथ हुई तो ही टोटली हैज़ टू डिपेंड अपॉन हिज अंकल, लेकिन इसकी मदर ने इसे बहुत सपोर्ट किया था। इन्होंने लॉ पढ़ा और इन्होंने जो लॉ है इसमें काफ़ी ज़्यादा फेम पे भी पहुंचे थे, काफ़ी काम किया था इन्होंने। इसके बाद जब जेम्स फर्स्ट 1603 में थ्रोन पे आए तो इट वाज द टाइम व्हेन बेकन फेम एक्चुअली रैपिडली इंक्रीज्ड। इसके अलावा उन्हें सर का खिताब दिया गया इस इरा में। इन्होंने एक रिच लेडी के साथ शादी भी कर ली, अटॉर्नी जनरल भी बन गए, लॉर्ड कीपर ऑफ द सील भी बन गए, लॉर्ड चांसलर भी बन गए। इन्हें डिफरेंट टाइटल्स भी मिल गए, जैसे बैरन वेरोलम एंड विस्काउंट सेट एलियन। लेकिन जो फ्रैंसिस बेकन है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी थे, इनके कुछ लोगों के साथ इख्तलाफात भी थे। तो इनका जो करियर है ये 1621 में काफ़ी मिसफॉर्चुनेट वे में एंड हुआ। इनके ऊपर कर्जा काफ़ी चढ़ गया। इसके अलावा एक कमेटी ने इनको इनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस भी लगाए। अब जब ये काफ़ी हद तक जेम्स वन के साथ एसोसिएट थे तो एक बंदे के साथ इनकी दुश्मनी थी, सर एडवर्ड कोक। अब जब इनके ऊपर चार्जेस लगे तो उसी बंदे ने इनकी सारी इन्वेस्टिगेशन की और इन्हें इन्हें फाइन $40,000 का फाइन भी देना पड़ा। इन्हें टावर ऑफ लंदन में कैद भी कर लिया गया। और इसके बाद ओवरऑल इनको किंग ने बहरहाल इनकी फेवर वगैरह करके इन्हें प्रिजन से छुड़वा दिया। और अगर इनके साथ बहुत बुरा होता, अगर इनसे सारे टाइटल्स भी छीन लिए जाते, इनसे बस टाइटल्स नहीं छीनेगे। लेकिन इसके बाद 1621 में इट वाज द एंड ऑफ हिज करियर। और 1626 में वो नमूनिया से इनकी डेथ हो गई थी। कहा जाता है कि जब बेकन है उस वक्त भी किसी न किसी बात पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि बेकन का एम्पिरिसिज्म पे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे, इन सब पे बहुत हद तक बिलीव था। तो उस वक्त बेकन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किस तरह से मीट को, गोश्त को हम स्नो में फ्रीज कर सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट करते करते इन्हें निमोनिया हो गया और फिर इनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद इन्हें फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म का भी टाइटल मिला है, फादर ऑफ ऐसे राइटिंग भी हैं ये। इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो हमें याद रखने हैं, डेट इज द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, स्टैचू पेपर्स, नोवम ऑर्गेनम। इसके अलावा इन सैचुरेशियो मैग्ना और द न्यू एटलांटिस,
द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन, डी सेपियंशिया वेटरम को जो है छोड़ दीजिएगा। अब इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है फॉर विच वी नो बेकन, दैट इज एसेज। अब इन्होंने जो एसेज लिखे, अब हमने ये याद रखना है कि इनके जो एसेज हैं दे वर पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स। अब जो 1597 में एडिशन पब्लिश हुआ था ना, इसके अंदर सिर्फ 10 एसेज थे। इसके बाद 1612 में एक नया एडिशन शामिल हुआ, नया वॉल्यूम पब्लिश हुआ, इसमें 38 एसेज थे। और जो 1625 है इसमें 58 एसेज थे। और बेकन 1626 में इनकी डेथ हुई थी, तो ये इनकी अपनी लाइफ में सारे एसेज पब्लिश हो चुके हुए थे। और ये जो एसेज हैं इनके, ये इन एसेज में आप ऑब्वियसली आप 58 एसेज को तो कभी भी याद रख ही नहीं सकते हैं। और बेकन के जो एसेज हैं दे आर सो फुल ऑफ विजडम कि अगर आप एक ऐसे पढ़ लो तो उसको ही डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने ज्यादा ध्यान से तो बस यही याद रखने हैं ये 3 पॉइंट्स कि भाई 1597 में एक एडिशन पब्लिश हुआ था, उसमें इतने थे, 1612 में इतने थे, 1625 में इतने थे। बाकी जो है उनको आप अपने प्लेयर टाइम में, अपने फ्री टाइम में ज़रूर स्टडी करें इफ़ यू वांट। और इसमें जो हम मेन बातें देख लेते हैं, जैसे जो इनका ऐसे है ऑफ स्टडीज, इसमें वो बताते हैं कि लोग क्यों पढ़ते हैं भाई। कुछ लोग तो मज़े लेने के लिए पढ़ते हैं, यानी डिलाइट के लिए। जैसे बहुत से लोग लिटरेचर सिर्फ मज़े लेने के लिए पढ़ते हैं, डिलाइट के लिए पढ़ते हैं, बिकॉज दे फील प्लेयर इन रीडिंग लिटरेचर। कुछ लोग ऑर्नामेंट के लिए पढ़ते हैं। अब ऑर्नामेंट क्या होता है? ऑर्नामेंट हम कहते हैं, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है अपनी गुफ्तगू में शेक्सपियर बनने का। जैसे आम सी बात भी चल रही होगी और वो हर बुक्स के रेफरेंसेस देना शुरू कर देंगे, फलानी डेट को ये हुआ था, फलानी बुक में ये लिखा था, जस्ट टू पोज देमसेल्व्स एज अ वेरी लर्नड एंड स्कॉलर मैन। इसके अलावा कुछ लोग अपनी एबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए भी पढ़ते हैं। तो अब बेकन ने ये कहा है, बेकन बेसिकली चाहते थे कि आप जो कुछ पढ़ते हैं ना, आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो यू विल बिकम लेजी पर्सन। तो वट एवर यू स्टडी, वट एवर यू रीड, अप्लाई इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ टू। इसके अलावा बेकन फिर ये कहते थे कि जो बंदा बड़ा शायार चालाक बनता है ना, जो क्रॉफ्टी मैन होता है, वो कहता है कि वो स्टडीज है ही कुछ नहीं है, मुझे तो सारा कुछ पहले ही पता है, तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो सादा लोग हैं वो इसको एडमायर करते हैं, लेकिन जो असल अक्लमंद बंदा है ना, वो ये है कि जो कुछ वो पढ़ रहा है ना, जो कुछ वो स्टडी कर रहा है, उसको वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें। इसके अलावा ये वाला जो कोट है, ये तो मुझे लगता है हम सदियों से पढ़ रहे हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed, सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ, जिनको हम सिर्फ टेस्ट करते हैं, यानी उनको आप सिर्फ उसका वो इंडेक्स पेज देख लें, बिगनिंग देख लें, तो आपको सारी समझ आ जाती हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको आपको स्वेलो करना पड़ता है, यानी, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको आपको बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, बहुत सुकून से पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद आप उसे डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा बेकन की डिफरेंट कोट्स हैं यहाँ पर, कि जो रीडिंग है वो इंसान को एक फुल मैन बना देती है। अगर वो कम्युनिकेशन करेगा, कॉन्फ्रेंस मींस कम्युनिकेशन वगैरह करेगा, तो इससे क्या होगा, उसको लोगों के साथ बात करने का तरीका आएगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। लेकिन ये लिखने से इंसान बहुत हद तक बाइस बन जाएगा। फिर उन्होंने डिफरेंट डिसिप्लिन से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी स्पेशलिटीज बताई हुई हैं। अब ऑफ ट्रेवल का जो ऐसे है, इसमें जो बेकन है वो ये कहते हैं कि जब इंसान डिफरेंट प्लेसेस पे जाता है तो उसका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता है। जैसे एक यंग चाइल्ड जब कोई ट्रैवलिंग करता है किसी एलियन प्लेस पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो पहले नहीं गया होता, तो वो काफ़ी हद तक सीखता है। वो अपनी आंखों से जब न्यू सीन्स देखता है, अपनी सराउंडिंग्स को देखता है, तो ही एक्चुअली लर्न्स अ लॉट। उसकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ती है, उसका लर्निंग प्रोसेस काफ़ी हद तक फास्ट हो जाता है। तो एक यंग चाइल्ड के लिए तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, वो बहुत कुछ सीख रहा होता है। और एक एल्डर बंदे के लिए इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अ न्यू एक्सपीरियंस टू बी गेन्ड। इसके अलावा ऑफ ट्रूथ इनका जो ऐसे है, इसमें उन्होंने ट्रूथ की जो वैल्यू है वो डिस्क्राइब की हुई है। अब बेकन ये कहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रूथ को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं और उन्हें लाइस, झूठ बोलना ज़रा ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन बेकन ये कहते हैं कि जितने भी ट्रूथ है ना, सच है, ये आपको सारा का सारा स्ट्रेट इट कम्स फ्रॉम गॉड। तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो गॉड के साथ काफ़ी हद तक डेवलप होता है इफ़ वी स्टार्ट स्पीकिंग ट्रूथ। इसके अलावा ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, अब इसके अंदर मैरिज और सिंगल लाइफ पे जो बेकन है वो डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट थीम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस हो गई, लिबर्टी हो गई।
अब इसके अंदर वो कहते हैं कि किन लोगों को शादी करनी चाहिए, किन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे वो कहते हैं जो क्लर्जी है ना, इसको तो चाहिए कि वो ना ही शादी करे तो सही है, क्योंकि अगर वो उसकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स नहीं होंगी तो वो काफ़ी हद तक बेटर वे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कर सकता है, निभा सकता है उन्हें। लेकिन ये जो जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी शादी हो या ना हो। और इसके अलावा बेकन यही इंसिस्ट करते हैं कि जब बंदे की शादी हो जाती है, व्हेन ही गेट मैरिज, उसकी फैमिली होती है, तो इससे वो काफ़ी हद तक जेनरस होता है, मर्सीफुल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उस बंदे को डिसिप्लिन सिखाती है। जबकि वो बंदा जो कि सिंगल रहता है, ही बिकम्स टू सम एक्सटेंट रेकलेस, केयरलेस, क्रूअल। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो वाइफ्स होती हैं, दे आर यंग मैंस मिस्ट्रेस, लेकिन ये कंपेनियन होती हैं मिडिल एज में और ओल्ड एज में, दे टेक केयर ऑफ यू एज ए नर्स। लेकिन इसके साथ ही साथ बेकन बड़े फनी स्टाइल में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर किसी आप वाइज मैन से पूछेंगे ना कि व्हेन अ मैन शुड मैरी, तो शायद वो कहेगा कभी भी नहीं। अब नेक्स्ट जो इससे है बेकन का ऑफ लव। तो ऑफ लव में बेकन ये कहते हैं कि ये जो आपको ड्रामो, स्टेज प्लेस, थिएटर्स वगैरह में जो लव या रोमांस जो होता है, इट इज़ क्वाइट अनरियलिस्टिक, ये रियलिटी से बहुत दूर है। जबकि अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मसले ये लव की वजह से ही होते हैं। इसमें बेकन कुछ एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेट करते हैं फ्रॉम हिस्ट्री, एंटोनी एंड क्लियोपेत्रा की एग्जाम्पल देते हैं वो इसमें। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो अनरिक्विटेड लव होता है, अनचेक्ड लव होता है, ये आपको लाइक इट डिप्राइव्स यू ऑफ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और इसके अलावा जो रियल लव है, डेट इज द मैरिटल लव, और जो प्योरिटी है यूनिवर्सल लव की, ये बेसिकली इट स्टैंड्स आउट अमंग ऑल। नेक्स्ट हमारा है ऑफ रिवेंज। अगर हम ऑफ रिवेंज के बारे में बात करें तो इसमें सॉरी ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेकन ने ये जो ऐसे लिखा है, ये उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन माइंड्स हैं, उनके दिल से जो डेथ का खौफ है वो मिटाने के लिए लिखा है। अब इसमें बेकन कहते हैं कि या तो आपको डेथ का जो फियर है इसको सिरे से आप खत्म कर दें, और जैसे वो कहते हैं कि जिस तरह से पैदा होना एक नेचुरल काम है, इस तरह से मरना भी इट्स टू नेचुरल। तो इसलिए इंसान को डेथ से फियर करने की बजाय उसको ऐसे लिखना चाहिए जिस तरह से बच्चों को हम अंधेरे से डराते हैं, तो बच्चों को नेचुरली अंधेरे से डर नहीं लग रहा होता, सिर्फ वो कहानियां सुन सुन के उन्हें डर लग रहा होता है। इस तरह से आदमी को भी सिर्फ डेथ की टेल्स सुन के डेथ से डर लग रहा होता है, अदरवाइज डेथ इज नॉट अ स्केरी थिंग। अब ऑफ रिवेंज में हमारे बेकन क्योंकि लॉयर है, तो वो कहते हैं कि ये जो रिवेंज है ये किसी भी हवाले से सही नहीं है। एक तो ये गॉड के लॉज के अगेंस्ट है, दूसरा ये मैन के लॉज यानी जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। तो रिवेंज से जो लॉ की बाउंड्रीज हैं, ये इंसान लॉ को भी क्रॉस कर देता है, कानून की भी खिलाफवर्जी करता है, तो इसलिए वी शुडंट एक्चुअली टेक रिवेंज। ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन। अब अगर हम सिमुलेशन को देखें तो ये होता है आप जो है ना, आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं, आप अपनी असलियत छुपा रहे होते हैं, और डिसिमुलेशन में आप हाइड कर रहे होते हैं जो कुछ आप हैं। तो ये इसमें भी बेकर ने डिफरेंट वे से इन दोनों व्यूज को हाईलाइट किया हुआ है। अपग्रेड प्लेस में अपग्रेड प्लेस से मुराद यहाँ पे हाई स्टेटस है। अब इसमें बेकन ये कहता है कि जब बंदा जैसे जैसे हाई स्टेटस पे पहुंचता जाता है ना, ही बिकेम टू बिजी। अब अगर वो कहता है कि वो बंदा जो कि अच्छी पोजीशन में है, नोबिलिटी वगैरह में है, तब बेसिकली उसके तो तीन ही एक्चुअली हैज बिकम थ्राइस सर्वेंट्स। वो स्टेट का भी गुलाम है, स्टेट को भी देखना है उसने उसने अपनी शोहरत को भी मेंटेन रखना है, उसने अपने बिजनेस को भी देखना है, और जितनी आपको पावर हासिल होती जाएगी ना, उतनी ज्यादा आप अपनी लिबर्टी को भी लूज करते जाएंगे। इस तरह से ऑफ कनिंग में भी बेकन ने कनिंगनेस के हवाले से बात की हुई है। ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में बेकन ने डिफरेंट सुजेशंस दी हुई हैं पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को। जैसे बेकन कहता है कि पेरेंट्स को कभी भी बच्चों की पॉकेट मनी को फिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप पॉकेट मनी बहुत कम होगी तो बच्चा क्या करेगा, किसी ना किसी तरह से पैसे अपने पास हथियाने की कोशिश करेगा, चाहे स्टीलिंग करके, चाहे चाहे जैसे मर्जी। और इसके अलावा बेकन ये भी कहता है कि
जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इनको कभी भी बच्चों के दरमियान में कंपटीशन क्रिएट नहीं करना चाहिए कि ये हमारा बेटा ज़्यादा अच्छा है, ये बेटी ज़्यादा अच्छी है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो बच्चे हैं इनको भी वो उसने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की हुई हैं, जैसे वो कहता है कि बच्चे कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं, दे आर टू प्री मेच्योर टू एक्चुअली डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर। नेक्स्ट इसमें ऑफ फ्रेंडशिप है। ऑफ फ्रेंडशिप में बेकन ने फ्रेंडशिप की इंटीमेसी के बारे में बात की हुई है। स्टार्ट वो अपना अरिस्टोटल की कोट से करते हैं कि वो बंदा जो कि अकेला रह सकता है वो या तो सेविज है, या फिर वो बीस्ट है, या वो गॉड है, कुछ सुपर बीइंग है। और इसके अलावा ये कि जो फ्रेंड्स हैं दे एक्चुअली कंसोल यू, दे एक्चुअली जो बंदा है वो उसको कंसोल करते हैं, उसके लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी है। लेकिन आपके गिर्द अगर क्राउड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स वही होते हैं जो कि आपके कंपेनियन होते हैं दुख में, दर्द में, और आपका साथ देते हैं। इस तरह से कुछ और है, ऑफ बोल्डनेस, ऑफ डिस्पेच, ऑफ प्रेज, ऑफ सस्पिशन। इसका आपने कुछ इतना खास याद नहीं रखना है, सिर्फ इनकी थोड़ी बहुत मेन थीम्स देख लीजिएगा। इसमें कोई इतना खास याद रखने वाली बात नहीं है फ्रॉम पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा है दैट इज रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन की एनाटॉमी ऑफ मेलनकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपने इनका ये वर्क क्लास में याद रखना है। सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन के बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत लिखा है। 19th सेंचुरी में जब सर थॉमस ब्राउन लिख रहे थे ना, तब इनकी कोई भी नहीं सुनता था, मतलब इतने फेमस नहीं थे ये। और 19th सेंचुरी में जब वर्जीनिया वुल्फ ने 2 एसेज इनके ऊपर लिखे थे, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ का इनके बारे में कहती थी कि हर बंदे को ना सर थॉमस ब्राउन को पढ़ना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि सर थॉमस ब्राउन को पढ़ने वाले लोग आटे में नमक के बराबर हैं, यानी बहुत कम लोग इनको पढ़ते हैं। लेकिन जो विजडम सर थॉमस ब्राउन ने अपने वर्क्स में लिखी है, वी कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर एल्स। तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज रिलीजियो मेडिसी। इसके अलावा वल्गर एरर्स एंड बरियल, ये भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। जेरेमी टेलर, इनको हम शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स कहते हैं। शेक्सपियर ऑफ डिवाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने डिविनिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, थियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है काफ़ी हद तक, इसलिए। और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज द रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग एंड होली डाइंग। ये इनका काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट वर्क है। And that's all about Jacobian and Caroline prose. अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें।